आते रहेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, कुछ सेकंड लगेंगे। ये अर्चना जी, आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना स्क्रीन। अर्चना द्विवेदी जी, यदि मेरी बात सुन रही हो। अर्चना द्विवेदी जी, यदि मेरी आवाज सुन रही हैं तो आपका स्क्रीन शेयरिंग को प्लीज आप बंद कर दीजिए, इसमें रिकॉर्डिंग में व्यवधान पड़ेगा। हमें लग रहा है सर रिमूव कर दीजिए, वो दोबारा ज्वाइन हो जाएंगी। हमें लग नहीं, रहा वो है रिमूव कर दूंगा तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। चलिए अपन शुरू करते हैं। नमस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और यह विज्ञान दिवस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक सीवी रमन साहब की स्मृति में मनाया जाता है। यही वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी या इसकी घोषणा की थी। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 1930 में 1928 में ये खोज की गई थी और 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में 1954 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया और 1957 में सोवियत संघ का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार से भी प्रदान किया गया। 1986 से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने के पीछे मूल भाव, मूल चेतना यही है कि हम विज्ञान जैसे विषयों को किस तरह से समाजोपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से विज्ञान जनित लाभों को हम आम आदमी तक पहुंचाएं और आम आदमी को एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने की दृष्टि से हम तैयार कर सकें। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद जैसे जो राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, ये पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं इसी वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में। देश आजाद हुआ तभी से इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हम इस वैज्ञानिक चिंतन को अधिक प्रोत्साहित कर सकें और देश के दीर्घकालीन विकास में कहीं इन मुद्दों को हम शामिल कर सके। पिछले लगभग 75 वर्षों में आज़ादी के बाद विज्ञान ने कई करवटें ली। हालांकि बहुत पहले से हमारे यहाँ इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है प्रतिवर्ष 3 जनवरी को, और अमूमन पूरी की पूरी अब तक जो परंपरा है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की कि देश के प्रधानमंत्री उसे संबोधित करते हैं। शायद एक दो बारी ऐसा हो पाया है कि मौसम की प्रतिकूलताओं या अन्य किसी विशेष कारणों से प्रधानमंत्री की वहां उपस्थिति नहीं हो पाई। तो इस प्रकार की जो कांग्रेस आयोजित की जा रही है, इसने शोधार्थियों को अपने जो शोध की गई है, अनुसंधान किया गया है, इसको जनमानस के सम्मुख प्रकट करने से लेकर के आम आदमियों में वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने की दिशा में विशेष भूमिका अदा की है। तो आज इस दिवस को मनाने के लिए जो हमारे सरकार ने विषय घोषित किया है, आप सभी को उसकी जानकारी है। टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। और इस विज्ञान संचार और विज्ञान जैसे इस विषयों पर निरंतर कई वर्षों से शोध अनुसंधान के क्षेत्र में संलग्न 4 विशिष्ट विशेषज्ञ आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। संयोग से आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसी शख्सियत से करेंगे जिन्हें आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद की ओर से प्रतिवर्ष जो आयोजन किया जाता है, उस आयोजन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया विज्ञान संचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए, और वो हैं विकास मिश्रा जी। विकास मिश्रा जी मूलतः कानपुर के निवासी हैं। कानपुर आपका एक तरह से कर्म क्षेत्र है। पिछले 2 दशक से विज्ञान संचार के क्षेत्र में उनकी अनुकरणीय सेवाएं रही हैं।
विज्ञान को मूलतः भौतिक शास्त्र के आप विद्यार्थी हैं। भौतिक शास्त्र में आपने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, नेट की परीक्षा पास की, स्लेट की परीक्षा पास की और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जो ये समर्पित या कहना चाहिए कि मूल्य परक जो एक संस्कार हैं वो उन्हें अपने पिता से मिले। उनके पिताजी को राज्यपाल की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वस्तुतः उन्हीं के संस्कारों को लेकर के विकास जी ने अपने करियर को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया। निरंतर विज्ञान के नानाविध माध्यम, इवन जो हमारा लोक माध्यमों की जो हम बात करते हैं, पपेट्री के थ्रू किस तरह से हम विज्ञान के उन गूढ़ रहस्यों को, सिद्धांतों को आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं, इस दिशा में इन्होंने विशेष काम किया। विज्ञान प्रगति जैसी जो लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं जिनमें विज्ञान विषयों पर सरल सहज भाषा में हिंदी में लिखा जा रहा है, इन पत्रिकाओं के माध्यम से भी वो पिछले 2 दशक से निरंतर काम कर रहे हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, प्रकृति से सीखें इत्यादि एक पूरे जो अभियान चले, उनके साथ आप बहुत गहराई से जुड़े रहे। विज्ञान संचार के क्षेत्र में नवाचारों को आपने प्रेरित और प्रोत्साहित किया। डीएसटी और एनसीएसटी के सहयोग से देश के अनेक अंचलों में आयोजित गोष्ठियों में आपकी सतत सक्रिय सहभागिता रही है। संयोग से तारिक बद्र जी भी हमारे साथ हैं, इनके माध्यम से मुझे भी मौका मिला इन आयोजनों से जुड़ने का और हमारे विश्वविद्यालय में कुछ आयोजन करने का। तो विकास जी की उस पूरी यात्रा को 2 दशक की मैं किसी न किसी रूप से देख रहा हूं और एक पंक्ति में कहूं कि विज्ञान को लैब से लैंड तक पहुंचाने में, प्रयोगशालाओं से निकाल करके उस आम आदमी या धरती तक पहुंचाने की दिशा में उनके सराहनीय प्रयास रहे। विकास जी को हम अपनी ओर से बधाई देते हुए उनकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर 2 लाख रुपए का यह पुरस्कार उन्हें आज प्रदान किया गया। रुपया महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो उनके कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया वो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज उन्हीं से उनको बधाई देते हुए इस चर्चा को शुरू करते हैं। विकास जी ने इस क्षेत्र में जो काम किया, जो उनके अनुभव हैं, और क्योंकि इस पूरे आयोजन को हम कम्युनिकेशन टुडे जो एक मीडिया पत्रिका है, पिछले 25 वर्षों से हम इसका प्रकाशन जयपुर से कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमने कोशिश की कि मीडिया के शोधार्थियों, शिक्षकों और मीडिया कर्मियों को एक वैचारिक मंच हम प्रदान कर सकें। ये पूरी प्रोसीडिंग्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और लगभग 108 मित्रों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है इस आयोजन में। इन सभी को हम इसका वीडियो लिंक भेज देंगे और डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इन सारे डेलिब्रेशंस को बहुत सारे मित्र जो समय की प्रतिकूलताओं के कारण नहीं जुड़ सके, अपनी समय सुविधा के अनुरूप इस पूरी चर्चा का लाभ उठा सकते हैं। मैं शीघ्र ही इसको शेयर करूंगा, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले आमंत्रित हैं विकास मिश्रा जी अपने वक्तव्य के लिए। धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण आयोजन का मुझे हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। तो मैं आज कोई व्याख्यान या लेक्चर पीपीटी प्रेजेंट न करके मैं समझता हूँ आज विज्ञान दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो मैं इस अवसर पर आज अपने जो अनुभव हैं उनको आप सभी के मध्य साझा करना चाहूँगा, जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं या हमारे अग्रज हैं, वो हो सकता है कि मेरे अनुभव से कुछ लाभ ले सकें और अपने जीवन में कुछ सकारात्मक आगे कर सकें। आज जब विज्ञान दिवस कार्यक्रम में मुझे अग्रिम पंक्ति में बैठाया गया तो मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा था कि मेरे गुरुजन, मेरे शिक्षकों और मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार या अवसर दिए हैं जीवन में, तो उनको मैं आज फलीभूत होते हुए देख रहा था। तो अब आपको इसकी पृष्ठभूमि से थोड़ा अवगत कराऊं कि मेरे पास जब डीएसटी से इनविटेशन आया तो उन्होंने कहा कि आपके साथ केवल 1 लोग और अलाउ होगा, क्योंकि कोविड इस समय चल रहा है तो संख्या को भी नियंत्रित रखना था। तो मेरे सामने बड़ा समस्या आ गई कि अब फैमिली में किसको ले जाऊं, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी माताजी को लेके जाऊंगा। तो मैं अपनी माताजी को लेके गया, परिवार के लोग भी साथ गए थे। तो मैंने कहा अगर अलाउ करेंगे तो बाकी लोग को भी ले जाने का प्रयास करूंगा। हालांकि विज्ञान प्रसार के निदेशक जी डॉक्टर नकुल बारासर जी सहृदय हैं, तो उन्होंने देखा कि परिवार वाले इस महत्वपूर्ण अवसर में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने तत्काल हम लोग के लिए एक पास उपलब्ध कराए
और हम सभी लोगों को उस आयोजन में सम्मिलित करा सके। तो चूंकि समय की बाध्यता है तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो मैंने जो अपने 20 वर्ष के इस विज्ञान संचार के क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो मैंने समझा है, सीखा है, वो आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे प्रमुख बात ये रही है कि मैंने अपने जब विज्ञान संचार की शुरुआत जिस गुरु के सानिध्य में की, वो मेरे सामने आज मौजूद है, तो मुझे बड़ा हर्ष की अनुभूति हो रही है। डॉक्टर तारिक बदर जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे कॉलेज में वर्ष 2006 में कार्यशाला में लेक्चर दिया था, और मैं इनके लेक्चर से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि मैंने जुड़ा तो पहले से था, लेकिन उसमें तेजी आ गई। जैसे कहते हैं ना, किसी को देख के अगर आप कुछ प्रेरित हो जाएं तो एक्सीलेशन का काम होता है। अब इन्होंने इतना एक्सेलरेट कर दिया मुझे कि मेरी जो गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी, वो 130 से चलने लगी। उसके बाद दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति होती गई। तो मैंने जो अपने इस 20 वर्ष के अनुभव में जो सीखा या समझा है, उसके कुछ बिंदुओं के आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको बिना फल की इच्छा के लगन पूर्वक कार्य करना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, आज मुझे अवार्ड मिला, सब लोग बधाई दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो भाई विकास को मिल गया, तो हमें भी मिल सकता था, शायद हमने अप्लाई किया होता। तो जो कोई व्यक्ति उपलब्धि प्राप्त करता है तो लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन किसी ने इस चीज को नहीं समझा कि 20 वर्ष से विकास मिश्रा क्या कर रहे थे। 20 वर्षों में जो हमें तमाम आलोचनाएं भी अपने जीवन में झेलने को मिली कि ये रद्दी काहे इकट्ठी कर रहे हो, कितने किलो हो गई है, तो इस तरह की बातों को भी मैंने झेला, लेकिन कभी इसको अपने करियर का बाधा नहीं बनने दिया, उनसे प्रोत्साहन लिया। तो हमने कहा कि किसी को शराब पीने का शौक है, किसी को सिगरेट पीने का शौक है, कोई मसाला खाता है, तो मैं तो रद्दी इकट्ठा करता हूँ। मुझे सेमिनार का शौक है, मुझे लेक्चर्स का शौक है। तो उसको आप जो भी बाधा है उसको पॉजिटिव लीजिए, कभी नकारात्मक मत होने दीजिए, और जीवन में सतत प्रयास करें। अब आपको सर मैं प्लीज बताना माइक चाहूंगा। थोड़ा पास में कर लीजिए, वॉइस बहुत स्लो जी आ जी। रही है। तो जीवन में आप क्या करें, सतत प्रयास करें और बाधाओं से कभी डरे नहीं। बाधाओं से आप क्या करें, सीख लें और प्रेरणा लें। तो आप कभी भी जीवन में असफलता से न तो कुंठित होंगे, ना आपके मार्ग की बाधा बनेगी, सबसे जरूरी चीज। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, इस अवार्ड को मैं पिछले 5 वर्ष से लगातार अप्लाई कर रहा था। जब हमने देखा कि हम आसपास रह जाते हैं, नहीं मिल रहा है, तो पिछले 3 साल से हमने 2 कैटेगरी में अप्लाई करना शुरू कर दिया था, प्रिंट मीडिया में और इनोवेटिव एंड फोक मीडिया में। अगर इस बार भी ना मिलता तो अगली साल की तैयारी चल रही थी। आपको बताऊं, इनमें आवेदन करने के बाद में 40 गांव में लोक माध्यम से अपने बच्चों के साथ विज्ञान संचार का कार्य कर चुका हूं। यहाँ से मथुरा में 3 कार्यक्रम कर चुका हूं। IISF गोवा में एक पूरा सत्र आयोजित कर चुका हूं लोक माध्यम से। और विज्ञान प्रगति में लोक माध्यम से संबंधित मेरी एक कोविड गाथा कविता और एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। कविता आगे आने वाली है और रिपोर्ट अभी मार्च अंक में ही आई है। तो ये है कि हम ये नहीं चाह रहे अवार्ड मिले या ना मिले, ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन हमें कार्य करना। लेकिन अवार्ड के लिए अप्लाई करने से मुझे प्रेरणा मिल रही थी कार्य और अधिक अच्छा करने की। तो क्या है कि हमेशा आप ये करिए कि हमें अच्छा करना है, फल की इच्छा किए बगैर। अगर आप फल को सोचने लगेंगे, थोड़े दिन बाद आप कुंठा आ जाएगी, आपका कार्य रुक जाएगा। तो इस चीज पर विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। दूसरा क्या है, लेखन कौशल बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी सफलता के पीछे, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं, आपने उसको अच्छे से लिखे, अगर आपने लोगों तक नहीं पहुंचाया तो वो कार्य आपको जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मेरे साथ सौभाग्य की बात यह, मैं कार्यक्रम भी संचालित कर लेता हूँ, आयोजन भी कर लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने कोई वर्कशॉप आयोजित की, एक काम हो गया। अब इसके हम और भी चीजों में इसको कन्वर्ट करें, न्यूज़पेपर में 10 में छापा, 2 काम हो गए। वर्कशॉप में 40 या 100 या 200 लोगों ने सुना, वहीं तक रह गई बात, या उनके परिवार तक गई। प्रिंट मीडिया में आ गया, न्यूज़पेपर में, तो पता चला 50,000 पॉपुलेशन है शहर की, तो 50,000 लोगों तक बात पहुंची, उसमें से कुछ ना कुछ तो। और लेखन में भी हम क्या करते हैं, हम जो संदेश देना चाहते हैं जन सामान्य, वो जरूर लिखते हैं। ये नहीं लिखते कि मुख्य अतिथि सीडीओ मैडम आई, उन्होंने शुभकामनाएं दी, क्या मतलब इसका समाज से। हम उसमें लिखेंगे सीडीओ मैडम आई, उनके वक्तव्य में केवल वो पॉइंट्स निकालेंगे जो समाज के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन जरूरी है, हाथ विधिवत धोएं। उन्होंने हाथ को सही प्रकार से धोने के तरीके बताए। अगर ये बात न्यूज़पेपर में गई तो लोग
लोग सोचेंगे हाथ धोने का भी कोई सही तरीका होता है क्या, जिज्ञासा होगी तो वो आपस में चर्चा करेंगे। तो क्या होगा कि हम जो समाज में संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच रहा है। फिर तीसरा काम क्या करना है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रिंट मीडिया को भी हमें सहारा लेना, क्योंकि हमें अपनी बात को क्या करना है, वहीं तक सीमित नहीं रखना एक जिले तक। तो मैंने 5 दिवसीय वर्कशॉप कराई, 40 गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम कराए, गोवा में भी अवेयरनेस प्रोग्राम किया, मथुरा में भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए। उसके बाद मैंने क्या किया, विज्ञान प्रगत में अभी उसकी मार्च में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, हमारे पास उसकी आ गई है कॉपी। संपादक महोदय जी का धन्यवाद, आज कार्यक्रम में भी मिले थे डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी, तो उन्होंने हमें उपलब्ध करा दी थी। तो उससे अब क्या होगा, इसके लाखों पाठक हैं वो उसको पढ़ेंगे, हो सकता है उसमें से उनको कोई पॉजिटिव चीज मिले। तो जो भी हम कार्य करें उसके मैक्सिमम आउटपुट की तरफ हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। अगली जो बात है उसको मैं, सूचना जो आप दे रहे हैं उसकी वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कर लीजिए, उसके स्रोत को आप ध्यान से देखिए कि हम सही स्रोत से, ऑथेंटिक साइट से या किसी ऑथेंटिक विभाग से, ऑथेंटिक व्यक्ति से मैं सूचना ले रहा हूं या नहीं। जैसे मेरा जो फर्स्ट वर्कशॉप थी, डॉक्टर तारिक बदर जी ने जो उसमें व्याख्यान का शीर्षक यही था, सूचना के विश्वसनीय स्रोत, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इनका व्याख्यान था। तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी आप हमारे विद्यार्थियों को इस तरह के व्याख्यान देकर हम लोग का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो हमें ये देखना है, हम कोई संदेश, सूचना या हम कोई पेपर में कोई बात रख रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं, वो वैज्ञानिक ढंग से सही या सत्य है या नहीं, प्रमाणिक है या नहीं। ऐसा नहीं मन में जो आया वो लिख दिया, तो उससे क्या होगा कि आपकी ऑथेंटिसिटी कम होगी, तो आपका जो भी प्रकाशन हो रहा है वो एक बार रुक गया, फिर आपको दोबारा लाइन में लाने में बहुत बड़ी समस्या होगी। मेरे साथ सौभाग्य की बात ये, मैंने आज तक जिंदगी में जो भी लिखा है, चाहे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए लिखा हो, चाहे आपने पत्रिकाओं के लिए लिखा हो, कभी तक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, चाहे राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रगति पत्रिका हो या ड्रीम हो विज्ञान प्रसार की या अन्य पत्रिकाएं हो, सभी ने मेरे लेखन को स्थान दिया। तो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो पब्लिश हो रहा है, इसका मतलब मैं ठीक ठाक लिख रहा हूँ, हमें थोड़ा आत्मसंतोष होता है इस चीज से। और मैं प्रयास भी यही करता हूँ कि मैं जो भी लिखूं वो अच्छा हो, समाज के लिए उपयोगी हो। अगली चीज क्या है कि लोकोपयोगी और सरलीकृत विज्ञान का प्रचार प्रसार हो। मान लिया हम कृषक के लिए लिख रहे हैं, लैंग्वेज हम लिख रहे हैं साइंटिफिक, समझ में ही नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, अपनी लैंग्वेज को भी ऑडियंस के आधार पर चयनित करना है, जो उसको सुने तो उसको समझ में आए, उसको अपनापन लगे, है ना। जैसे कोई बिहारी व्यक्ति से मिलने जाए, बिहारी बोलने लगे तो कितना अपना तो आ जाता है। आज मैं डीएसटी का भी अनुभव बता रहा हूँ, मुझे पुरस्कार मिला, तो डीएसटी के अच्छे अच्छे पदों पे कार्यरत 4 लोग आए, उसमें से एक लोग बिठूर के थे और कानपुर के आसपास के लोग थे। उन्होंने बधाई दी कि बोले जब आपका नाम बोला गया, कानपुर से हैं विकास मिश्रा, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हमारे क्षेत्र के व्यक्ति ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया। तो सभी ने आके हमें बधाई दी, अपने नंबर दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कम से कम पुरस्कार मिलने से एक नेटवर्क बढ़ा। ये भी अपने आप में बड़ी चीज है कि अच्छे अच्छे लोगों से आज आपसे सर मुलाकात हुई, आप कार्यक्रम के संयोजक महोदय, बहुत बड़ी शख्सियत हैं भारतवर्ष की, और आपसे अगर आज मेरी मुलाकात कराना है डॉक्टर तारिक बदर जी माध्यम बने, तो हम आपके बहुत ऋणी रहेंगे आजीवन कि ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत से हमारा जुड़ाव हो रहा है, तो जीवन में आके और सार्थक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। अगली चीज क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो लेखन कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं उससे समाज को क्या लाभ होगा। अगर समाज को नहीं लाभ हो रहा तो आप कितनी बड़ी रिसर्च कर लो, कुछ कर लो, उसका कोई बेनिफिट मेरी दृष्टि में नहीं है। इसीलिए हमने क्या, हम लोग की जो मुहिम चल रही है, डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया जी और अन्य तमाम एनसीएसटीसी के लोग, जिसको डॉक्टर बदर सर हैं, बीपी सिंह, डॉक्टर बीपी सिंह, ये तमाम लोगों ने हमेशा इस बात पर फोकस किया है कि जो भी वैज्ञानिक आविष्कार अनुसंधान हो रहे हैं वो लैब से लैंड तक लाए जाएं। उसी कड़ी को मैं भी आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहा हूं कि जो आप खोज कर रहे हैं समाज के लिए उपयोगी, खोज का मतलब अनुसंधान है समाज के विकास के लिए, उन्नयन के लिए, और समाज में वो पहुंच नहीं रहा, लैब में ही दम तोड़ रहा है, तो क्या होगा, वैज्ञानिकों की मेहनत सब जाया जाएगी। तो हम लोग को क्या करना है, चाहे वो शिक्षक हों या विज्ञान संचारक हों या पत्रकार बंधु हों, सबकी जिम्मेदारी ये है कि लैब में जो परिष्कृत विज्ञान अनुसंधान हो रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान, उनको सरलीकृत रूप में जन सामान्य तक पहुंचाएं, जिससे उनको समाज के अधिकतम समुदाय को उसका उचित लाभ प्राप्त हो सके।
तो इस बिंदु पर भी हमें विशेष फोकस करना चाहिए। अब मैं सर से ये पूछूंगा, मेरी समय अवधि क्या है, उसी हिसाब से मैं अपने व्याख्यान को थोड़ा सीमित करूं, ऐसा ना हो अन्य किसी का मैं समय ले लूं। एक आध 2 मिनट और अपना बात कह सकते हैं आप, क्योंकि 10 मिनट ओके अपन सर चाहते जी, थे। मैं समझ रहा हूँ समय की बाध्यता जी होती है, और जब जी टीचर की सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है, एक बार माइक मिल जाए छोड़ने का मन नहीं करता है। तो क्लास में भी कभी कभी हो जाता है, हम दूसरे के समय का अतिक्रमण करते हैं। अब मैं केवल 2-3 बिंदुओं में अपनी बात समाप्त करूंगा, डिस्कस न करके। उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, जैसा कि मैं चाहता हूं कि अधिकतम बिंदु आप तक पहुंचेंगे तो आप लोग समझदार हैं, उसका आप लाभ लेने का प्रयास करेंगे। अगली चीज ये हो गई कि आप में निरंतरता और एकमतता होनी चाहिए, है ना। किसी फील्ड को आप पकड़ रहे, ये नहीं रोज फील्ड पकड़ रहे, पता चला आज समोसे की दुकान खोल ली, कल कपड़े बेचने लगे, परसों दूध बेचने लगे, आपका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह लेखन में अगर आप एक कोई लाइन पकड़ रहे उस पर कार्य करते रहिए, है ना, तो उसमें क्या आपकी विशिष्टता आएगी, आपकी स्पेशलाइजेशन होगा, तो आप उसमें निश्चित रूप से कुछ कर पाएंगे। और ये पपेट्री भी मेरा एक चुना हुआ क्षेत्र नहीं था, ये तो मेरे संयोग बस मैं इससे जुड़ गया और जुड़ा ही रह गया, और आज इसने हमें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में बहुत अधिक सहयोग किया। लेखन से भी मिला है सहयोग, लेकिन पपेट्री ने अपना बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया। इसके लिए मैं जिन्होंने भी मुझे जोड़ा उस लोग का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगली चीज क्या है कि आप अवरोध को अवसर में बदलें, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद जो पाठक या श्रोता है आपका, उसके आप स्तर के अनुकूल लेखन कार्य करें, नहीं तो वो आपका लेखन बेकार हो जाएगा। और उचित माध्यम का प्रयोग करें। आप देखें, अगर अशिक्षित लोग हैं तो पपेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, शिक्षित लोग हैं आप व्याख्यान दे सकते हैं, लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं, अन्य विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। दूरस्थ माध्यम है तो आप रेडियो टीवी का प्रयोग कर सकते हैं। तो माध्यम हमारा उचित होना चाहिए, जो ऑडियंस तक जिसकी अधिकतम पहुंच हो। उसके बाद आप एक क्रिया की अनेक प्रतिक्रियाओं पर आप फोकस करिए। वर्कशॉप कराई, प्रिंट मीडिया में भी दीजिए, न्यूज चैनल में भी दीजिए, और नेशनल मीडिया में भी दीजिए। जहां तक प्रचार प्रसार आप करने की क्षमता हो, उसको आप सकारात्मक रूप से प्रचार प्रसार करने की बात करिए। ठीक, विवादास्पद मुद्दों से आपको सदैव बचना है, चाहे वो धर्मगत हो या जातिगत हो या आपके राजनीतिक हो, इनसे आप सदैव दूरी बना के रखिए, क्योंकि विवाद से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिए अपने लेखन में, कभी भी इन चीजों के पचड़ों में न पड़िए। कुछ लोगों को आनंद आता है इन चीजों से, उनको आनंद लेने दीजिए। आप अपनी एक लीक पर कार्य करिए और अच्छे से आगे बढ़िए जीवन। उसके बाद आप टीम वर्क की भावना से कार्य करें, सबका साथ सबका विकास, तब आप ज्यादा उपलब्ध। जैसा आज व्याख्यान में भी नेशनल साइंस डे में कहा गया कि पता चला कोई तो विज्ञान में अच्छा है लेकिन उसका गणित अच्छा नहीं, और रिसर्च में दोनों का आवश्यकता, तो आप मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों को उपलब्धि अच्छे से प्राप्त होगी। अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से आप पिछड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप आवश्यक प्रशिक्षण भी आवश्यक है। अगर हम लेखन करते हैं तो ऐसा नहीं हम डायरेक्ट लिखने लगे, हमने तमाम वर्कशॉप पहले खुद अटेंड करी, 1 ईयर ट्रेनिंग इन साइंस जर्नलिज्म कोर्स किया, PGDGMC किया जॉब के साथ साथ, तो प्रशिक्षण भी लिए, अखबारों में भी काम किया। तो क्या होता है, आप जितना ज्यादा, और अपना जो हम जॉब कर रहे हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, उसके भी हम निरंतर आवश्यकता से अधिक प्रशिक्षण लेते रहते हैं। जहां मौका मिलता है आप सीखने से कभी पीछे न हटें, और विषय विशेषज्ञों से परामर्श लेते रहें। मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि हमारे विज्ञान संचार के जो राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े लोग हैं, उनका हमें प्यार सानिध्य सदा प्राप्त होता रहता है। कमी करते हैं तो वो हमें दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, दिशा निर्देशन से उनके मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी कमियों में सुधार करता हूँ। इसी के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। आपने एक सकारात्मक सोच के आधार पर अवरोध को अवसर में बदलने का जो संकल्प लिया, उसी का नतीजा है राष्ट्रीय स्तर पर आज का यह सम्मान। आपने सूत्र रूप में जो कुछ बातें कही, मुझे लगता है कुछ विद्यार्थी जो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, उनको अपने क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान संचार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए एक उस तरह का दिशा बिंदु हो सकता है कि किस प्रकार से वो अपने समर्पित प्रयासों से अपने इच्छित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफल हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूचना स्रोतों की विश्वसनीयता। और इस पेंडेमिक के दौर में, वैश्विक महामारी के दौर में,
सूचना स्रोतों की विश्वसनीयता को हम अक्सर रेखांकित करते रहे पेंडेमिक संबंधी रिपोर्टिंग की दृष्टि से। जो शोध जिस तरह से समाचार पत्र पत्रिकाओं में और टीवी चैनल्स पर प्रकाशित होती रही, उसमें अक्सर इस बात पर जोर देते रहे कि वो सूचना कहाँ से मिली, उस स्रोत की विश्वसनीयता जो है, इसकी जानकारी हमें दी जानी चाहिए ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। नहीं तो भ्रामक सूचनाओं के इस दौर में मुझे लगता है उस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपने संकेत किया, और यही सूचना के स्रोतों की विश्वसनीयता प्रकारांतर से राष्ट्रीय विकास की उन चुनौतियों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उन चुनौतियों का सामना करने में सफल सार्थक हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिल्ली में रहते हुए समारोह की व्यस्तता के बीच, क्योंकि मुझे पता है आपको फिर विज्ञान भवन जाना है, शाम के आयोजन में सम्मिलित होना है, उसके बीच में भी, लेकिन जिस तरह से, चूंकि आपका विषय है तो मैं समझ सकता हूं कि आपका जुड़ाव उसके साथ कितना है, इसलिए वो जो आपका पूरा प्रवाह बना हुआ था संवाद का, उसे समय की सीमाओं के कारण बहुत अधिक देर तक नहीं सुन पाए। उम्मीद है किसी और दिन आपके उन विचारों को विस्तृत रूप से और सुनेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तारिक बदर जी को। तारिक बदर जी का, जैसा विकास जी ने कहा कि बड़ा योगदान रहा उनके व्यक्तित्व निर्माण में, तो मेरा भी लगभग 2 दशक का संवाद, 2003 में मुझे याद है जयपुर में एक सेमिनार हमने डीएसटी के साथ किया था, उसमें पहला परिचय तारिक बदर जी से हुआ था, और उसके बाद तो ये हमारे एक तरह से एक बहुत ही कहना चाहिए कि पारिवारिक मैत्री भाव जो है इनके साथ जुड़ा। और अभी कुछ दिन पहले जब जयपुर आए, फिर एक संवाद की कड़ी जुड़ी, और उसी का परिणाम है कि आज उनके साथ और विकास जी, और उधर लखनऊ से डॉक्टर महेंद्र पाधी, और गुवाहाटी से डॉक्टर अंकुरन दत्त, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनको अभी सुनेंगे। लेकिन डॉक्टर तारिक बदर के व्यक्तित्व में कई पक्ष हैं। वो साइंस कम्युनिकेटर भी हैं, वो एक पर्वतारोही भी हैं, वो फोटोग्राफर भी हैं, वो सोशल मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंसर जैसे आजकल हम कहने लगे हैं, वो भी हैं। तो उनके यात्रा तो खूब की है इन्होंने, और यात्रा वृतांत जिस तरह से लिख रहे हैं, तो तारिक बदर जी ने अपने प्रयासों के माध्यम से न सिर्फ साइंस कम्युनिकेशन, साइंस रिसर्च, साइंस एजुकेशन, साइंस ट्रेनिंग, उन सारे क्षेत्रों में तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ही समाज के वीकर सेक्शन को लेकर के, समाज की जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार से विज्ञान संचार महत्वपूर्ण हो सकता है, उस दिशा में आप निरंतर कई दशकों से काम कर रहे हैं। CSIR के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से आपने जेंडर इश्यूज पर काम किया, आपने विमेन, चिल्ड्रन, इनसे जुड़े हुए इश्यूज पर काम किया, और कृषि और विज्ञान आदि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में हैं जिसमें वो लगातार बरसों से जुड़े हुए हैं। इस समय आप ISWA, इंडियन साइंस राइटर एसोसिएशन, एक राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान लेखकों का संगठन है जो प्रतिवर्ष इस तरह के अकादमिक आयोजन भी करते रहते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में नवोदित प्रतिभाओं को, और उसका एक उदाहरण आपके सामने विकास जी हैं। मुझे याद है जब मैं तारिक जी से बात कर रहा था तो उनका पहला वाक्य यही था कि विकास तो विद्यार्थी काल से ही अपने साथ जुड़े हुए हैं और इन आयोजनों में सहभागिता कर रहे हैं। तो ऐसे न जाने कितनी प्रतिभाओं को आपने ISWA के मंच से तराशा है। तो ISWA के इस समय आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर आप इस समय काम कर रहे हैं। अनेक संस्थाओं के एनवायरनमेंट और इनसे जुड़े हुए जो इस तरह के एसोसिएशन हैं, उनके आप लाइफ मेंबर हैं। कुछ देशों की यात्रा करने का आपको अवसर मिला, ब्राज़ील, नेपाल, UAE, जॉर्जिया आदि कई देशों की आपने यात्राएं की है, और जो उनके विभिन्न इस प्रकार के रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे उनको आपने पूरा किया है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार शताधिक उन्होंने आयोजित किए हैं, उनमें सहभागिता की है, और संयोग से हमारे राजस्थान से ही इन्होंने अपना अध्ययन भी पूरा किया है। पिलानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट जो है बिट्स पिलानी, वहाँ के आप ग्रेजुएट रहे हैं, और बरेली, तो वहाँ से फिर आपने अपना मास्टर्स किया। तो इस प्रकार एक बहुआयामी व्यक्तित्व के हमारे अभिन्न मित्र तारिक बदर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस विषय पर अपनी बात कहने के लिए। भाई बदर साहब। नमस्कार प्रोफेसर भानावत, इतना लंबा परिचय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। काफी समय आपने दिया है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ महेंद्र पाधी जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे विकास मिश्रा जी
अभी बोल चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अंकुरन दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुवाहाटी से। ये सब हमारे पुराने सब लोग साथी हैं। और काफी देखता हूँ, नमस्कार अंकुरन जी। और सारे लोग यहाँ पे हैं, और विद्यार्थी भी हैं और फैकल्टी भी हैं। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। और मैं बहुत समय की बाध्यता को देते हुए अपनी बात में संक्षिप्त में कहूंगा। जैसा कि आज ये विज्ञान दिवस के बारे में बैकग्राउंडर दिया है हमारे प्रोफेसर भानावत ने दिया है, और फिर विकास जी ने भी उसके ऊपर चर्चा करी। तो मैं आज कार्यक्रम था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम कैसा रहा, क्या था इसके अंदर। और उसके बाद थोड़ी सी अपनी बात और कहूंगा। तो चूंकि ये थीम जो था नेशनल साइंस डे का, उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये अगर आप इनको तोड़ के पढ़ें, इनको समझें, इंटीग्रेटेड अप्रोच जैसा एकीकृत या समग्र एक तरीके से साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, और सस्टेनेबल फ्यूचर जो हमारा है उसके लिए बात करें, तो अगर इसको आप और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसमें छुपा हुआ है हमारा रिसर्च और टेक्नोलॉजी। इन जो हमारे गोल्स हैं सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, उसमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। और सस्टेनेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। यानी कि आप कितना बोझ उठा सकते हैं या कितना आप उसको सह सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे देश में जो आबादी काफी ज्यादा है, उसके लिए हमें भोजन उपलब्ध कराना है, हेल्थ सेक्टर को उसी हिसाब से हमें डेवलप करना है, शेल्टर, हाउसिंग, क्लोथिंग, एनर्जी, ये सारी चीजें हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विकास की। अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें और फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करें, तो हम इन सब चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। हमें जितनी भी हमारी इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, एजुकेशन, वोकेशन, स्किल्स, एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्री, इन सबको इस तरह से हमें जोड़ना है कि हम जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से एक बेहतर जीवन दे सके अपनी पूरी आबादी को, और रैशनल तरीके से डिसीजन लें, साइंटिफिक टेम्पर के साथ, टेक्नोलॉजिकल टेम्पर का ध्यान रखते हुए। और हमें इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट, इसमें जब साइंस में रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर आती है तो रिस्क की बात लोग भूल जाते हैं। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी में जैसे माइक्रोवेव की बात करते हैं, माइक्रोवेव ओवन के यूज की बात करते हैं, काफी जल्दी खाना पक जाता है और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसमें क्या रिस्क है, उसको भी हमें डिस्कस करना है कि वो जो हम प्लास्टिक के जो हम उसमें बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं उससे कहीं खाने के अंदर कंटेमिनेशन तो नहीं होता है। ये सारी बातें हैं। या वैक्सीन के भी हम बात करें तो उसमें भी क्या रिस्क है और उससे कैसे बचना है, ये सब बातें हैं। तो विज्ञान के दो पहलू, सकारात्मक पहलू तो ये है कि हमें इमीडिएट जो उससे फायदा पहुंच रहा है उसके लिए तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी उसको हमें देखना है कि कोई लॉन्ग टर्म कोई उसके नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं है, तो उसको देख के भी चलना है। जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब आज यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है और अभी शांति वार्ता की बात अभी अभी चल रही है, उसमें एक न्यूक्लियर रेस्पॉन्स के बादल भी छाए हुए हैं, जो कि कितनी खतरनाक बात है। एक तरफ हम न्यूक्लियर एनर्जी को अपना बिजली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और एक तरफ हम विनाश के तौर पे भी इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं इसकी, उसके भी हम ध्यान रखें। अच्छा, साइंस कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन टुडे का एक सेमिनार है और हम इसमें
विज्ञान संचार की बात कर रहे हैं, तो हमारा सब विज्ञान संचारकों का इसमें क्या रोल होना चाहिए उसके बारे में आपको विकास मिश्रा जी ने बताया है। उसमें साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी विज्ञान संचार पे हम लेख लिखते हैं या कोई टीवी प्रोग्राम या कोई डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया पे हम अपना कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, उनमें हमें एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर पूरा कोर्स अवेलेबल है, जो हमारे मीडिया कोर्सेज हैं उसमें आपने, अगर आप विद्यार्थी जो लोग होंगे उसमें कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स, मीडिया एथिक्स के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। और मेरे ख्याल से हम लोग भटक जाते हैं शायद ज्यादा टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, तो कुछ चीजों को हमें अपना, जैसे डिसिप्लिन है। आज मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है अपने इंडिविजुअल गोल्स को छोड़ के सोसाइटल गोल्स के ऊपर ध्यान करें। जो सोसाइटी में एक मानक तौर पे समाज, एकीकृत समाज के तौर पे अगर हम उसका ध्यान करेंगे तो हमें पूरे देश का भी उसमें लाभ होगा, पूरी मानवता का लाभ होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी। मैं 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसका मतलब जो हायर लेवल, पॉलिसी लेवल पर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि इसका क्या मतलब है। आपको पता होगा कि बहुत से वैज्ञानिक विभाग हैं, मंत्रालय हैं। सरकार के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, फिर हम नीचे के तौर पे आएंगे। तो गवर्नमेंटल लेवल पे आपने देखा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसके अंतर्गत डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पीएसयूज हैं बहुत सारे, इसरो है, बार्क है। ये जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं या मंत्रालय हैं या कार्यालय हैं, इनके अंतर्गत बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं और बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं, इनके बीच में एक सामंजस्य पैदा करना, जैसा कि विकास जी ने भी कहा कि मैथमेटिशियन की जरूरत पड़ती है बायोलॉजिस्ट को भी, अगर कंप्यूटिंग करनी है किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विषय अलग से काम करने में सक्षम नहीं है जब तक कि हम उसका इंटीग्रेशन ना करें। केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, इन सबको इंटीग्रेट करेंगे जब। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम जो है, जो फ्यूचर में हम सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। यानी कि हमें जो अलग अलग तरह के जो कार्य हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, उनको, रिसर्च को हमें एक साथ जोड़ना है। तो यही इस विशेष संदेश था इस कार्यक्रम का कि इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। अब विज्ञान संचारकों के लिए भी ये है कि जो अलग अलग विषयों पर लिख रहे हैं उनमें कोई इंटीग्रेशन लाएं, कि ये कोई नई रिसर्च है, उसका समाज के विभिन्न पहलुओं पे क्या फर्क पड़ता है, समाज को उससे क्या फायदे हैं, और उसके कोई अगर नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तो उसको कैसे हम बच सकते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए आपको विज्ञान संचारक को जागरूक करते रहना है। तो विज्ञान संचारक का काम जो है, एक तो नई नई बातों को आगे बताना, और साथ में कोई खतरा अगर है किसी चीज से, तो उसके बारे में आगाह करके उस पर डिस्कशन करके उसके रास्ता निकालने की भी बात करनी है। तो मेरे ख्याल से मेरा समय काफी मैंने ले लिया है, लेकिन इस विज्ञान का जो महोत्सव है उसमें हमें एज ए विज्ञान संचार के तौर पे हमें जो काम करना है उस पर हमें ध्यान रखना है, और उसमें जो सोसाइटल गोल्स हैं और जो मानवता के लिए हमारा जो कमिटमेंट है उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। और इसमें आज जो एक विशेष प्रोग्राम, जो उसमें लेक्चर था, जो कि आमंत्रित एक लेक्चर था, उसमें उन्होंने यही बताया खास तौर से कि जो हेल्थ सेक्टर है दुनिया
जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो हिंदुस्तान में बनती है, 60%। और हम यहाँ पे जूझ रहे हैं अपना थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज से। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्लानिंग में थोड़ी सी कहीं कमी है, हम एकीकृत नहीं कर पा रहे, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे। हम पूरे विश्व को 60% जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं और फिर हम कैसे पीछे हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को जोड़ने का काम करना है ताकि विज्ञान के जो फल है वो हम जनमानस तक पहुंचा सके, आम आदमी तक उसकी पहुंच हो और एक जीवन स्तर सुधरे और एक अच्छा एक जीवन व्यतीत करें। तो इसी बात को मैं कहते हुए अब मैं इति करूंगा अपने वक्तव्य की, और ताकि आगे लोगों को समय मिले। धन्यवाद, आपने बुलाया और मुझे सम्मान दिया बोलने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई तारिक बदर जी। आपने विज्ञान जनित उपलब्धियों को किस प्रकार से व्यापक मानवीय हित के लिए उनका उपयोग किया जाए उसकी एक प्रभावी व्यूह रचना तैयार करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। किस तरह से हम उन संवेदनशील सामाजिक मुद्दों के प्रति सजग सचेत हो सकते हैं और उसमें संचार माध्यमों के जिस एथिक्स, नीति शास्त्र और आचार संहिता की अपेक्षा आपने की, उम्मीद करते हैं कि इन विषयों पर समय समय पर विभिन्न मंचों पर विस्तार से विचार विमर्श होता रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे विषय का आज के संदर्भ में विश्लेषण करते हुए आपने जिस तरह से अपनी बात को यहाँ प्रतिपादित किया। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे एक और अभिन्न मित्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी, जो वहाँ पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पिछले 2 दशक से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर पाधी को मैं उनकी उस पूरी शोध यात्रा का एक तरह से बहुत लंबे समय से दृष्टा रहा हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साइंस, इसको लेकर के आपने जिस तरह से पिछले 2 दशक में काम किया है वो भी उनका एक तरह से समर्पित व्यक्तित्व का ही पर्याय है। अर्थशास्त्र में आपने एमए किया, जर्नलिज्म में आपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की, नेट की परीक्षा पास की, जेआरएफ रहे, पीएचडी किया और यूजीसी की अनेक शोध परियोजनाओं को पूरा करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूजीसी की 2 बार आपको 2015 और 18 में नेशनल रिसर्च फेलोशिप मिली है। आईसीएसआर की फेलोशिप पर आपने काम किया और इन्हीं विषयों से जुड़े हुए जो विभिन्न संदर्भ हैं उस पर आप लगातार लिख रहे हैं। लगभग 4 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। लगभग 15 पुस्तकों में आपके आलेख संकलित किए गए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में, रिसर्च जर्नल्स में आपके 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। रिसर्च एक्सीलेंसी अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। हमारे अनेक अकादमिक आयोजनों में आपकी सक्रिय सहभागिता रही है। देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित जर्नल्स में आप एडिटोरियल बोर्ड में एडवाइजर के रूप में भी काम कर रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों के लघु शोध प्रबंध के परीक्षक के रूप में भी आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो और यूजीसी का जो एक स्वयं प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो कोर्सेज शुरू किए हैं उसमें ई मॉड्यूल तैयार करने का ये एक नया पिछले कुछ वर्षों में दौर आया है। जिस तरह से अब तो यूजीसी उनके क्रेडिट्स को भी मान्यता दे रही है अपने पाठ्यक्रमों के साथ। तो 4 मॉड्यूल आपने तैयार किए हैं ई कंटेंट के रूप में। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में आपने सहभागिता की है, पत्रवाचन किया है और लखनऊ में अपने विश्वविद्यालय में आयोजन भी किए हैं, जिनमें से कुछ में मुझे सहभागिता करने का भी मौका मिला है। रेडियो टीवी चैनल्स के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव है और अनेक समसामयिक मुद्दों पर टेलीविज़न और रेडियो पर आयोजित होने वाले जो विभिन्न शोज़ हैं उनमें विशेषज्ञ के रूप में आपकी सहभागिता लगातार बनी रहती है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी को आमंत्रित कर रहा हूं
कि आज के इस विषय को आप किस रूप में देखते हैं, उसको किस रूप में विश्लेषित करते हैं, और वैज्ञानिक संचारक के रूप में भविष्य की संभावनाओं को आप किस प्रकार से रेखांकित करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी से कि वे अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर पाधी सर नमस्कार सर। esteemed Professor Sanjay Bhanawat sir, my teacher, my mentor, respected Tariq Badar sir, respected Dr. Saab Vikas Misra ji, my friend Professor Ankuran ji, dear participants, dear students, मैं संचार के एक विद्यार्थी हूं। मेरा जो दृष्टिकोण होगा इसी समस्त विषयों के ऊपर में एक संचार के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से मैं कुछ कहना चाहता हूं, अपना विचार को रखना चाहता हूं। हाँ, डॉक्टर तारिक बदर साहब और डॉक्टर विकास मिश्रा साहब की इतना सुंदर सारगर्भक डिलिब्रेशन के बाद मेरे पास में कुछ स्पेस कम ही रह गया है कि मैं वो सब विषयों को मैं टच करूं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो दोनों विद्वान डिलिब्रेशन दे चुके हैं। बस मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं कुछ जो सस्टेनेबल फ्यूचर, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, हेल्थ साइंसेस एंड साइंस एज ए जार्गन, ऐसे कुछ बिंदुओं को मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। बस मेरा एक हमेशा ये डर मन में रहता है कि मैं जब कभी भी मैं अपने सर के सामने में हिंदी में कुछ व्याख्यान देने की कोशिश करता हूँ, कुछ कहता हूँ, मेरा जितना भी अभी मार्जित हुआ है भाषा में वो इसका श्रेय मेरे सर प्रोफेसर संजय भनावत साहब को जाता है। उसको टोक मेरे लिए हमेशा इट एक्टेड एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नमस्कार सर। आज का जो शीर्षक है वो शीर्षक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ऐसे दो विषय में जो कि आम तौर पे आम मानस से कहीं ना कहीं कुछ कारण के चलते दूर हुआ था, उसको हम अपनी कोशिशों के माध्यम से उसको नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। एक हो गया टेक्नोलॉजी, सेकेंड वन इज साइंस, एंड बोथ द इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, if at all at a state of equilibrium will work, then we can attain a future which could be sustained, जिसको हम सस्टेनेबल फ्यूचर कहते हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा एक मैकेनाइज्ड फॉर्म में ही हमें परोसा गया है, जिसके बारे में सुनते ही मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वो सोचते कि नहीं, ये हमारे कप ऑफ टी के नहीं है। टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नीशियंस की है, टेक्नोलॉजिस्ट के हैं, जो मेन स्ट्रीम विद्वत हैं, ये उनके कप ऑफ टी है। एक ये बात है। बचपन से ही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में पैदा किया गया है कि साइंस, विज्ञान, जैसे ये भाई भरकम दिमाग चीजें हमारे सामने में परोसा जाता है या सुनने की या समझने की मौका आता है, तो हम ज्यादातर, मेरे जैसे भी हो सकते हैं, बहुत सारे आम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं या डरते हुए उसके सामने जाने की इच्छा भी नहीं प्रकाश करते हैं। इसमें दोनों का नुकसान है, एक समाज का, एक अपने आप में जनरल पब्लिक का। मेरा यह मानना है कि टेक्नोलॉजी हमेशा एक मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में नहीं परोसा जाते हुए इसको एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हमारे सामने में परोसा जाना चाहिए। So technology should act as a facilitator in order to make reach the intended audience with an impact. When some scientific communication, when some scientific informations are being delivered, being transmitted, the transmission should be in such a package to the ultimate target audience that it should have some impact in the mind of the prospective audience. अगर कहीं ना कहीं विज्ञान
कि जो ज्ञान है या टेक्नोलॉजी का जो नुआंसेस है, अगर डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ इंटेंशन, अगर सही बंदों के पास में, जिसके पास ये पहुंचना चाहिए था, उसके पास नहीं पहुंच पाता है, तो शायद द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज शुड गो टू द ऑडियंस इंस्टेड टू द कम्युनिकेटर, साइंस कम्युनिकेटर। क्यों? ज्यादातर ये देखा जाता है कि when they communicate, science communicator, he communicates. Yes, science communicator, he communicates. He communicates not from the viewpoint of the audience, rather from the viewpoint of himself or herself. तो इसी के चलते जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज पैदा होता है, जो इंफॉर्मेशन ब्लॉकेज पैदा होता है, उसी के चलते ये जो डेवलपमेंट का जो चेन है उसमें ये एक मिसिंग लिंक जैसा परिदृश्य होता है। And वही missing link in the development chain possibly could stand as an obstacle in the path of development. This is one. Second one is, इंसान कितना भी विद्वान हो, कितना भी उसके पास गरिमामय ज्ञान हो विज्ञान के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर उसका विद्वत टारगेट ऑडियंस के पास में सही से पहुंच नहीं पाता है या उसके द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है, तो इट इज ऑफ एंटायरली मीनिंगलेस, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर सही से पहुंचाया जाए, पहुंचने की कोशिश किया जाए, तो क्या अच्छा से समझने के लिए समझाने की तरीका अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मेरा यह मानना है कि टेक्नोलॉजी ऑलवेज शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड साइंस ऑलवेज मस्ट कंटेन व्यवहारिकता। जो व्यवहारिकता जो चीजें हैं ये विज्ञान के पास में होना चाहिए। आमतौर पे जो हमारी जो आम जनता जो है कुछ चीजों से वो डरते हैं, दूर रहना चाहते हैं। उसमें से एक हो गया हेल्थ सिस्टम से, डॉक्टर से, दूसरा हो गया कोर्ट कचहरी का, जुडिशियरी से, तीसरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से। हमेशा वो डरते हैं और दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि वो इस चीज को सही मायने में डरते हैं, वो इसीलिए डरते हैं ताकि दे डू नॉट हैव ए कॉन्सेप्ट और conceptual clarity about the technical jargons which is or which are being administered in the judiciary, in the doctor's prescription or in the police administration. क्योंकि उसके भाषा कोश में उसे ज्ञान का अभाव है, इसलिए उस चीज से हमेशा वो दूर रहने की कोशिश करता है। This needs to be dismantled. This information blockage needs to be dismantled. अभी जो हम बात करें सस्टेनेबल फ्यूचर, फ्यूचर सस्टेन तब हो पाएगा, हम जैसे कहे कि this will be an integrative approach. A state of equilibrium must to be maintained in between technology and science. Science, body of knowledge, when is transmitted, when intended to be transmitted to the target audience, it always demands a suitable media vehicle जो कि सही तरीके से सही मैसेज कंटेंट को कैरी करता हुआ साइंटिफिक कम्युनिकेटर, साइंस कम्युनिकेटर से उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसके पास में पहुंचाए विथ मैक्सिमम रीच एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस, ताकि we could able to attain sustainable future. So future only can be sustained if at all the available resources which is existing at present at our disposal should efficiently, should scientifically be utilized in a manner that after satisfying our own requirements we could able to save something for our future generation so that the future generation even can survive. एग्जाम्पल के तौर में हमारे किसी भी चीज को लें, किसी भी रिसोर्सेस को लें, जो रिसोर्सेस को हम बना नहीं पाएंगे, दोबारा उसको बनाने के लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो चीज को हम सुरक्षित रखें कैसे, खुद अपने व्यवहार में उसको सही एंड साइंटिफिकली कैसे यूटिलाइज करें, कैसे we develop the scientific tempo, how can we inculcate a scientific tempo among ourselves that
आफ्टर सेटिस्फाइंग आवर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, हम कुछ अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाएं ताकि उसका जिंदा रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो. दिस इज व्हाट इन अ ब्रॉडर सेंस वी से इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी फॉर अटेनिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर. लेकिन वो रिसोर्सेस को हम एफिशिएंटली एंड साइंटिफिकली कैसे यूटिलाइज करें? हाउ कैन वी डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर अमंग द यूजर्स? हाउ कैन द यूसेज पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स be scientifically proven? Now it demands a distinct lifestyle. ये एक ऐसे लाइफस्टाइल डिमांड करता है जो लाइफस्टाइल को हमें अपने आप को अपने में ग्रहण करना पड़ेगा. कैसे? रिसोर्सेस ऐसे जैसे हम आमतौर पे बोलते हैं, कुछ रिसोर्सेस होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं जिसको हमारी यूटिलाइजेशन के बाद में हम दोबारा उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बना सकते भी हैं. लेकिन कुछ रिसोर्सेस हैं जिसके बिना इंसान की एग्जिस्टेंस के बारे में सोचा नहीं जा सकता है, लेकिन उसको हम रिन्यू भी नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते. बात आता है वो रिसोर्सेस को हाउ कैन वी प्रिजर्व, हाउ कैन दोज रिसोर्सेस बी साइंटिफिकली यूटिलाइज्ड. तो उसको साइंटिफिकली यूटिलाइज करने के लिए हमारी मानस में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना पड़ेगा. एंड वो साइंटिफिक डेवलपमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें एक ऐसे लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करनी पड़ेगी जो कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, नेचर फ्रेंडली हो, ताकि हम उसी को बचाए रख सके. तो इसे करेंगे कैसे? सबको पता है पान खा के रोड की साइड में थूकना नहीं चाहिए. सबको पता है प्लास्टिक को कम से कम यूज करनी चाहिए. सबको पता है स्वच्छता बनाए रखने के लिए. लेकिन होता क्यों नहीं है? इसके लिए क्यों भारत सरकार को इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हुए स्वच्छता अभियान चलानी पड़ा, अब दैट टू बी 21st सेंचुरी में? तो वहां पर एक बात आती है जो इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस. कुछ चीज को हम जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं या अनजान रहते हैं. उसके लिए क्या है ना, इट डिमांड सेंसिटाइजेशन. एंड ये जो सेंसिटाइजेशन जो है ये केवल कम्युनिकेशन मीडिया ही कर सकता है. ये उसका ही अस्त्र है, उसके एम्बिट में ही रहता है. कम्युनिकेशन आज हम जो देखते हैं, जो साइंस एज ए कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन एज ए डिसिप्लिन, अगर ये फल फूल रहा है तो केवल एक ही चीज के लिए है कि इट हैज ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फॉर नेशनल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो जो टू मेंटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू मेंटेन आवर फ्यूचर सस्टेनेबल, हमें एक ऐसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एडॉप्ट करनी पड़ेगी जिसके लिए हमें से वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें कौन समझाएगा? एंड इट इज कम्युनिकेशन थ्रू इज 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स: इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड परसुएसिव मोटिवेशन. हमें ये ऐसे सिखाएगा कि आप ऐसे एक लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए जिसमें से आप ज्यादा से ज्यादा यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड कम से कम आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को यूज कीजिए, ताकि आफ्टर satisfying our own requirements we can save something for our future generation in order to attain a sustainable future. मुझे अगर 2-3 मिनट समय मिलेगा सर, तो मैं एक केस स्टडी के साथ में इसको मैंने उपसंहार करना चाहता हूं सर. हाँ, बस 2 मिनट में कर लीजिए क्योंकि फिर मैं तुरंत ही एक बात को कहना चाहता हूं. मैं एक हेल्थ कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि हेल्थ साइंस के बारे में बात कहा जा रहा है. और हेल्थ, और हमें ये सभी को पता है, जो अर्बन एलिट्स भी हो या गांव में ग्रामीण भारत में भी रहने वाला बंदा हो, सबको पता है जब हम कोई डॉक्टर खाना में जाते हैं, डॉक्टर के लिए हमारी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो मन में 2 शंका रहता है. एक, कहीं हम बेइज्जती तो ना हो जाए. दूसरा, कहीं हमें ऐसे कुछ कह दे जिसको हम समझ ना पाए. और चांसेस ज्यादा रहता है कि वो जो कहता है हमें समझ में कुछ आता नहीं है, और दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसको समझाने के लिए पूछ भी नहीं पाते. देयर इज ए क्वांटम ऑफ फियर साइकोसिस टुवर्ड्स द डॉक्टर्स. और द डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल्स है, हेल्थ कम्युनिकेटर है, हेल्थ एजेंट्स है, लेकिन दे आर सो ट्रेन्ड
that they are so orchestrically trained, they are so orchestrated in their behavior, वो जानबूझ के कोशिश करते हैं कि ऐसे वो व्यवहार करें ताकि लोग, आम लोग और उसके बीच में एक गैप रहे, एक व्यवधान रहे, ताकि लोगों को ये महसूस हो ये डॉक्टर साहब है, ये पेशेंट है हमेशा। इसीलिए ही आज अभी जो भारत सरकार का भी ये उपक्रम है, समूचे विश्व में ये है कि डॉक्टरी कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट के तौर पे, इवन ब्यूरोक्रेसी में भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी, इवन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए में भी कम्युनिकेशन स्किल एज ए सब्जेक्ट उसको ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे याद है ऐसे एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को, डीआईजी आईजी रैंक के पुलिस ऑफिशियल्स को कम्युनिकेशन स्किल सिखाने में प्रोफेसर भनावत साहब के साथ मुझे मंच साझा करने का मुझे मिला था, सौभाग्य मिला था मुझे। इसको क्यों ऐसे कहा जाता है, क्यों दी जाती है? ताकि दे शुड ट्रेन, आपके जो व्यवहारिक ज्ञान जो है लोगों के साथ में, उसी को बताना पड़ता है, अभी एक डॉक्टर को समझाना पड़ता है। मैं एक आधा मिनट, 1 मिनट ले रहा हूँ। ये केस स्टडी है क्योंकि ये बहुत प्रासंगिक है। हेल्थ कम्युनिकेशन, हेल्थ साइंस को कम्युनिकेट करने की जो जार्गन्स जो है उसको कैसे हम सरल भाषा में कम्युनिकेट कर पाए। एक गांव है, हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक गांव है, रिमोट गांव है। उस गांव में एक छोटी सरकारी अस्पताल है। एक गांव जो है हमारी जो, इट इज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इन द सेंस इट इज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ऐसे गांव में एक छोटा सा क्लिनिक है। जिस गांव में एक दिन क्या हुआ, उसके गांव की एक महिला अपनी बच्ची, बीमार बच्ची को लेके दौड़ते हुए हॉस्पिटल में आई। डॉक्टर को अपनी बच्ची को दिखाई, डॉक्टर ने उसको बच्चे को देखा, डॉक्टर जो है उसको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए। See the language he used in his communication content as a health professional. क्या कहें डॉक्टर साहब ने? हाँ, yes, I must tell you, the doctor is an MBBS trained doctor, झोला छाप नहीं, बकायदा सरकारी डॉक्टर है, MBBS trained डॉक्टर है। And how he prescribed to the lady, look lady, this is the medicine. You have to administer this maybe half a teaspoonful of medicine, half a teaspoonful dose of medicine in every 6 hours of duration. This was a prescription given by the health professional in a scientific, using scientific jargon in his communication content, message content. गांव की महिला थी, जाहिर सी बात है गांव की महिला मतलब और गांव की पुरुष मतलब, और तो रिमोट गांव है तो साक्षर नहीं होगी, इलिटरेट होगी, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होगा, इग्नोरेंट भी होगी। मेडिसिन को ली, डॉक्टर को दोबारा पूछने की हिम्मत भी नहीं होगा। नॉर्मल जैसे हमारी होता नहीं है, कभी कभी सरकार लखनऊ में कहीं जाते तो हम डर जाते हैं, बोलते नहीं, पूछते नहीं, बेइज्जती होने के डर में। मेडिसिन लेके घर में गई एंड शी एडमिनिस्टर्ड द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू हर ओन स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बच्ची को मेडिसिन दी अपने हिसाब से, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, द नेक्स्ट डे द बेबी वाज ब्रॉट टू द क्लिनिक एट ए कंडीशन ऑलमोस्ट नियर कोलैप्स। बच्चे की जान मरते मरते बच्चे को दोबारा लेके हॉस्पिटल में पहुंची। डॉक्टर ने देखा, कुछ हाई डोज ऑफ मेडिसिन उसको दिया, समहाउ बच्ची का जान बच गई। अभी कम्युनिकेशन की, एक साइंस कम्युनिकेशन की विद्यार्थी के नाते अगर ये एंटायर हेल्थ डायलॉग जो है, कम्युनिकेशन डायलॉग जो हुआ दोनों के बीच में, उसको हम थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो 2 चीज इसमें से निकलती। एक, द डॉक्टर बीइंग अ हेल्थ कम्युनिकेटर, he seriously failed in his attempt to make understand the lady कि उसको जब कहा कि आपको half a teaspoonful of medicine, ये this concept teaspoon, that to medicine dose, these are all scientific jargons. These are all scientific jargons. हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं होगा, मुझसे में बहुत सारे मेरे मित्र मिलेंगे जिसको एग्जैक्टली मालूम नहीं होगी एक चाय टीस्पून का साइज क्या होता है। It varies from person to person according to their taste. जिसको कड़क चाय पीनी होती है तो उसका टीस्पून ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये पॉइंट है। दूसरा, उसको जब कहा गया कि आपको हर 6 घंटे की व्यवधान, यू हैव टू एडमिनिस्टर दिस मेडिसिन इन एवरी 6 hours ऑफ ड्यूरेशन, 6 घंटे के अंतराल में उसको बताना के लिए कहते तो जो कहा गया तो क्या हुआ कि 6 घंटे के अंतराल गांव की लेडी के लिए व्यवधान सही से निकालना मतलब उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए।
ये गांव में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इतना भी खराब होता है, बिल्कुल होता है, कि उसको डेली स्क्वायर मील ए डे उसको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कभी मेरा कहना ये बात है कि जब डॉक्टर एक हेल्थ कम्युनिकेटर के हिसाब से अपना साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन को, जो मेडिकल हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन को जब डिजाइन कर रहा था, तो उसका कम्युनिकेशन कंटेंट में जो जार्गन्स, साइंटिफिक जार्गन्स को यूज किया, वो चीजें आम जनता की मानस में समझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए शायद जो लड़की और जो मेडिसिन लेके गई, शायद ऐसा हुआ होगा कि वो 6 घंटे के अंतराल की चलते, कभी 8 घंटा हो गया होगा या 3 घंटा हो गया होगा। दूसरा बात जो उसको जब कहा गया कि अब हाफ टी स्पून फुल, उसका साइज पता नहीं था, तो साइज बड़ा हो गया होगा, मतलब एक्सेस डोज हो गया होगा या लिमिटेड छोटा डोज हो गया होगा, इसलिए मेडिसिन काम नहीं किया, बीमारी बढ़ गया। तो ये कम्युनिकेशन, अगर विद्यार्थी के नाते अगर हम देखें, कैसे साइंटिफिक चीजों को कैसे बताया जाना चाहिए था, कि यहां पर हमारी बात आता है कि द साइंटिफिक कम्युनिकेशन मैसेज कंटेंट while designing the content, it should be thematic. Second, it should be designed keeping in mind the socio-economic background of the audience. उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उसको जानने के बाद में ही अगर हम अपने साइंटिफिक नॉलेज को उसके पास में ट्रांसमिट करें, ताकि वो एक्सेप्टेबल होगा, उसके पास में ग्रहणीय होगा। नहीं तो सारी चीज, डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ इंटेंशन ऑफ द डॉक्टर का इंटेंशन गलत नहीं था, मेडिसिन सही था, डायग्नोसिस अच्छा था, नहीं, बिकॉज ऑफ दिस जार्गन, टेक्निकल जार्गन्स। सो इसीलिए एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो फ्रेम बनता है, उसको बनाने के समय में ये ध्यान होनी चाहिए कि साइंस, जो मन में जो सुनते ही डर आ जाता है दिमाग में, वो डर जो होता है डिसमेंटल होनी चाहिए। अब हमारे पास में टेक्निकल सुपरियरिटी नहीं होना चाहिए कि मुझे पता है, मैं उसको क्यों बताऊं, मैं जो बोलता हूं उसको सुनना पड़ेगा, समझना उसकी जिम्मेदारी है, मेरा नहीं है। तब ये सारी प्रॉब्लम्स आता है। मैं समय ज्यादा ले लिया हूं, माफी चाहता हूं सर, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाधी। आपने इस विषय के बहुत सारे व्यापक परिदृश्यों को संक्षेप में समेटने की कोशिश की अपने इस सारगर्भित वक्तव्य में। किस तरह से तकनीक एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हुए विज्ञान संचारक या साइंस कम्युनिकेटर किस तरह से विज्ञान के माध्यम से व्यावहारिक रूप से अपनी ऑडियंस को समझा सकते हैं, ऐसे उदाहरण देकर के आपने बात की। निश्चय ही उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करते हुए हम भारतीय संदर्भों में, जिसके पास इतनी बड़ी विशद परंपरा विज्ञान की है पौराणिक काल से, उन वैज्ञानिक उपलब्धियों को, परंपरा को हम आदमी के हित में उसका उपयोग कर पाने में सक्षम शायद इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं कि उन चीज़ों को प्रभावी ढंग से हम अपने लक्षित समूह तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और ऐसे में आपका ये कहना मुझे लगता है बिल्कुल सर्वथा सटीक उक्ति है कि हमारे जो संचार माध्यम है वो इसमें अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। आइए अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहे हैं जिनका व्यक्तित्व भी बहुआयामी है। अंग्रेजी, बंगला और असमिया तीनों भाषाओं में समान अधिकार से, और हिंदी में भी, मतलब 4 भाषाओं की यदि बात करूं, इन 4 भाषाओं में समान अधिकार से वो न सिर्फ अपनी बात देश विदेश में कई मंचों पर रखते आए हैं, वरन इन भाषाओं में उन्होंने विपुल मात्रा में लिखा भी है। क्योंकि मैं फिर डॉक्टर अंकुरण दत्ता की बात कर रहा हूं, जिनकी इस पूरी अकादमिक यात्रा का मैं 2 दशक से दृष्टा रहा हूं। शायद 2003 का वो वर्ष था जब डीएसटी ने हमें एक अवसर दिया था एक आयोजन करने का, और उसमें पहली बार डॉक्टर अंकुरण से हमारी रूबरू मुलाकात हुई थी। और उसके बाद से मैंने उनकी उस पूरी यात्रा को, आपने गुवाहाटी के कॉलेज से अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत की, फिर ओपन यूनिवर्सिटी में, जो आसाम की गुवाहाटी में ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें किस तरह से आपने उस कोर्स को डेवलप किया, और नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे पुराना डिपार्टमेंट है, जिसका भी अर्ध शताब्दी जो सदी थी, उसका महोत्सव मनाया गया, और संयोग से हमारे ही डिपार्टमेंट के साथ हमने वो आयोजन, उनके उस सेलिब्रेशन को जोड़ते हुए किया था। तो उस विभाग में आप
अध्यक्ष के पद पे काम कर रहे हैं और देश की मीडिया शिक्षा को एक विशेष आपने दिशा दी है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का पहला कम्युनिटी रेडियो शुरू करने का श्रेय भी डॉक्टर अंकुरन दत्ता को जाता है। इनकी इन रिपोर्ट्स के आधार पर असम सरकार ने कई योजनाओं को क्रियान्वित किया है। पीआर और मीडिया एजुकेशन का विशेषकर पूरी की पूरी सीरीज मीडिया एजुकेशन के पब्लिकेशंस की आपने संचालित की है और कई भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। आपने भारत, बांग्लादेश, कनाडा, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, अमेरिका, न जाने कितने देशों की यात्राएं की है और वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सारे ट्रेंड हैं, चाहे वो साइंस कम्युनिकेशन की बात करें या मीडिया की बात करें, उन सारे ट्रेंड्स को आपने बहुत निकटता से देखा और महसूस किया है। आपने ऑडियो और वीडियो करीब 1000 से अधिक इस तरह के वीडियोस आपने बनाए हैं और इनके माध्यम से भी आपने साइंस कम्युनिकेशन को लोकप्रिय बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में आपके इन प्रयत्नों को वर्ष 2018 में, जिस तरह से आज विकास मिश्रा जी को सम्मानित किया गया, 2018 में डॉक्टर अंकुरन दत्ता को सम्मानित किया गया था इसी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिस तरह से आपने इसको पॉपुलराइज किया, सिमका का जो कम्युनिटी रेडियो है उसके साथ भी आप दिल्ली में कई वर्षों तक काम करते रहे। इस समय जो एसोसिएशन बनी हुई है, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, उसके भी आप वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। गुवाहाटी उनके विश्वविद्यालय में मुझे कई बार जाने का मौका मिला। उन्होंने यूनिसेफ के साथ काम किया। साइंस कम्युनिकेशन पे करीब 2 या 3 सेमिनार में मुझे ध्यान है कि मुझे जाने का मौका मिला था। और जिस तरह से भाई विकास ने अभी बात की पपेट्री के थ्रू, तो पूरा का पूरा जो फोक माध्यम है, फोक जो ट्रेडिशंस हैं, इसका भी उन्होंने उपयोग किया है। और अभी उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में डॉक्टर अनामिका राय मेमोरियल ट्रस्ट बनाया है। उसके माध्यम से जिस प्रकार से, जिसकी बात अभी डॉक्टर महेंद्र पाधी कर रहे थे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की, तो एक तरह से उन्होंने उसको नाम दिया है मेडिकल टेररिज्म। और उसके खिलाफ जिस तरह से उन्होंने एक पूरा का पूरा एक अभियान चलाया है, निश्चय ये उनकी बहुत बड़ी सेवा है। अपनी पत्नी का जिस तरह से उनके साथ है कि दुखद घटना घटी, तो उनकी स्मृति में उन्होंने एक अवेयरनेस के जो कैंपेन चला, और विशेषकर कोविड के दौरान उन्होंने कोविड कथा करके जो पब्लिकेशन किए, कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। तो डॉक्टर अंकुरन ने अद्भुत काम किया है विज्ञान प्रसार के क्षेत्र में। आज का दिन उनके लिए बहुत व्यस्त रहा, एक रिफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसी मैत्री भाव का, उस अधिकार का उपयोग करते हुए उनसे रिक्वेस्ट की कि आप भले ही थोड़ी देर के लिए भी आएँ, लेकिन हमारे इस वेबिनार का अवश्य संबोधित करें। पिछले वर्ष भी 28 फरवरी को उनका सानिध्य हमको मिला था। इसी अवसर के दिन, इसी वेबिनार में आज फिर मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि उस अवसर पर वो भी अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। भाई अंकुरन दत्त। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हिंदी, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में ही बोलूं। और ये एक्चुअली प्रेरित हूँ सर से, संजीव भानवत जी से, जिसने इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसके सामने बोलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं ये चैलेंज लेने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और सर ने जैसे बताया, हम लोग आज लगभग 2 दशक हम लोग मिले हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कम्युनिकेशन टुडे के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और शायद मैं साइंस कम्युनिकेटर बनता ही नहीं। शायद मैं वो जो एक वर्कशॉप हुआ था उसमें मैं भाग नहीं लेता। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा एक था जयपुर में, वो उसमें भाग नहीं लेता, शायद मैं बनता ही नहीं। सबको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सामने तारिक बदर जी हैं, बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं, मेंटर हैं, और उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। हम मोड पर इसमें इंडियन साइंस राइटर्स एसोसिएशन जो ISWA है, और मैं भी मेरा भी और भी सौभाग्य है कि मैं एग्जीक्यूटिव कमिटी में हूँ अभी, और जिसमें तारिक बदर जी बहुत सालों से
इन्होंने काम कर रहे हैं। और जब हमने एक बार गुवाहाटी में भी एक नेशनल साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस किया था 2009 में, तब भी आए थे गुवाहाटी में, और ISWA के सहयोग से ही हम लोग ये किया था। और आज मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर मनोज कुमार पतेरिया, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी ये करने के लिए, और मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ मेरे मित्र हैं, महेंद्र पाधी जी हैं। हम लोग एक दूसरे को हम लोग बहुत अच्छा मित्र मानते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों एक साथ एक ही मंच पे हैं। और विकास जी के साथ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ, बहुत दिनों के बाद मैंने देखा उनका जो पापेट्री का मैंने देखा था, वर्कशॉप भी किया था बहुत पहले, जब ISWA का और ISCOS का, इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी का भी कोई शायद यहाँ होंगे, VP सिंह जी हैं या मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग एक साथ बहुत काम किए थे, मैं जुड़ा हुआ था। और शायद हम लोग हमेशा सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट थोड़ा अलग है, नॉर्थ ईस्ट के साथ ये जो मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ जुड़ा होने का मेरा एक ही मकसद था, ये साइंस कम्युनिकेशन। ये नहीं होता तो शायद थोड़ा मैं भी ये नॉर्थ ईस्ट के जो एक बाउंड्री है वहीं पे मैं शायद रुक जाता, मैं मेन स्ट्रीम इंडिया में जाके कुछ काम नहीं करता शायद। वो भी मुझे ये साइंस कम्युनिकेशन नहीं जुड़ाया। तो मैं आज के दिन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं 2-3 चीजें बोलूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। लेकिन सर ने जो बताया कि कोविड कथा के बारे में, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। जो एक इंटीग्रेटेड, उन्होंने एक बहुत बढ़िया टॉपिक रखा है। हमने एक ही जो मोनोटोनस एक ही जैसे होता है, मुझे आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे कहीं पे ऐसा भी लगता है कि जो साइंस कम्युनिकेशन का जो एक गोल्डन एज था इंडिया में, वो थोड़ा सा शायद खत्म हो गया। हम लोग थोड़ा स्टैग्नेंट हो गए, बहुत ज़्यादा नया इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। और जो काम किया था, जो हमने बताए थे 2-3 दशक पहले, अब भी वही मुद्दा है, वही अभी भी हम लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग टेक्निकल jargon यूज करते हैं, लैब से इंफॉर्मेशन नहीं आते हैं, और जितने ऐसे हमारे जितने इश्यूज थे, वो इश्यूज शायद हम लोग का वही से जहां था वहीं रहा। हम लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन वो इश्यूज हम लोग खत्म नहीं कर पाया। तो बहुत ज्यादा मैं एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हूँ, जो भानुवत सर को भी पता है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ नया कुछ करने का। मैंने बहुत कोशिश किया, कम्युनिटी रेडियो को यूटिलाइज करने का कोशिश किया। और कम्युनिटी रेडियो को लेके, क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग पे, कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया सेमका में था, 2 साल के लिए मैं प्रोग्राम ऑफिसर था। उस दौरान मैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब कंट्री में भी थोड़ा सा कोशिश किया था कैसे साइंस कम्युनिकेशन थ्रू कम्युनिटी रेडियो हो सकते हैं। और देखिए, ये बहुत दोनों मीडियम का एक मुझे लगता है ये ऐसा एक संयोग है कि एक है कम्युनिटी रेडियो, जो इतना अच्छा एक मीडियम है, द मोस्ट वाइब्रेंट कम्युनिकेशन टूल मुझे लगता है। और जो लोगों को हम लोग बोलते हैं इट इज अ मीडियम, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बोलते हैं, तो इतना एक सुंदर सा माध्यम है जो कम्युनिटी का खुद का माध्यम है। ये कोई एक पब्लिक सर्विस मीडियम भी नहीं है और कोई कमर्शियल मीडियम भी नहीं है। इसका ऐसा भी TRP का भी कोई झंझट नहीं है, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं होते हैं और कमर्शियल भी नहीं होते हैं। ये हमारा खुद का एक माध्यम होते हैं, जहाँ पे हम लोग उसको यूज करके, कम्युनिटी रेडियो को यूज करके, हम लोग का जो बातें हैं, साइंस का जो धारणाएं हैं, वो सब हम लोग लेके जा सकते हैं। हमने कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग पे हमने एक मॉडल भी डेवलप किया था, उसको बोलते हैं
कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम CLP। तो वहाँ हमने हमारा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब हम लोग एक साइंस के बारे में लिखते हैं, जब हम लोग साइंस के कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर एक प्रोग्राम बनाते हैं, हम लोग हमारे एक्सपर्टीज दिखाते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल जैसे बहुत सारे सर्च इंजिन से तथ्य इंफॉर्मेशन हम लोग लेके एक थोड़ा सा रुचिदायक करके, थोड़ा सा अट्रैक्टिव करके हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है उनको इसके ऊपर क्या धारणा है। हमने कभी भी फील्ड में जाके कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन करके हो, कम्युनिटी को जोड़ के, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी रिसर्च होते हैं उसको लेके, नहीं तो कोई इंटरव्यू लेके, उन लोगों का मन का धारणा हम लोग जानने का कोशिश नहीं करते हैं कि इसके ऊपर उनके क्या राय है, उनके कितना ज्ञान है, उनका क्या मानना है। हमने ये मॉडल ऐसे बनाया था कि उसके ऊपर जान के हम लोग एक मैसेज मैट्रिक्स तैयार करें। उस मैसेज मैट्रिक्स में 4 अलग अलग भाग रहेंगे। एक पहले जैसे कोई भी एक टॉपिक हो, उसके ऊपर जो बैड बिहेवियर है वो हम लोग नोट डाउन करेंगे, उसका कंसिक्वेंसेस को हम लोग नोट डाउन करेंगे, गुड बिहेवियर जो अच्छा बिहेवियर है उसको भी नोट डाउन करेंगे, और उसका बेनिफिट हम लोग नोट डाउन करेंगे। करके एक मैसेज मैट्रिक्स बना के हम लोग लोगों के पास लेके आएंगे। लेकिन वो नहीं होते हैं। वो नहीं होने के कारण जो हम लोग बैठे बैठे घर से, बहुत सारे लोग, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे कमरे में बैठ के जो कॉमन लोग हैं, ग्रास रूट्स के पीपल हैं, उन लोगों के बारे में लिखते हैं, उन लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं, तब ये गैप रह जाते हैं। वो गैप को ब्रिज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग को यहां से नहीं, वहां जाके उन लोगों को पूछ के, उन लोग के पास भी बहुत सारा इंडिजिनस नॉलेज होते हैं। अभी देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। हम लोग जैसे मास्क का लेके बहुत बड़ा ये हुआ, कभी पहले मास्क इतना यूज किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन हमारे असमिया संस्कृति में जो नामघर होते हैं, नामघर में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों का पहले से ही मैंने देखा कि उन लोगों का मुंह ऐसे बांधकर उन लोगों ने काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कुछ भी मुंह से निकल बाहर ना जाए। देखिए ये कितना साइंटिफिक है, ये कितने सालों से, 100 सालों से ये चलता रहा, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी हमको लगा ये नया एक चीज है। तो इसीलिए हमने बहुत कम्युनिटी रेडियो को लेके कोशिश किया था। उसके बाद हमने पपेट्री पे भी कोशिश किया। अभी रिसेंटली हमने एक पपेट सीरीज बनाया, जो ग्लव्स और रॉड पपेट हमने यूज किया। उसको लेके पोषण के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर एक 10 पपेट का एक सीरीज बनाया। लेकिन सबसे जितना इम्पोर्टेंट मुझे लगा हमने काम किया, वो है जैसे कार्टून को लेके साइंस कम्युनिकेशन का हमने प्रयास किया। ये थोड़ा सा पहले भी हुआ, साइंटून जिसको बोलते हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा ऐसे कोशिश किया कि इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए, ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना रहे उसमें, ज़्यादा कम्युनिकेशन का पार्ट ज़्यादा भारी हो, और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमने डाल। हम थोड़ा एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं सर। मैं 5 मिनट लूंगा और इससे ज्यादा नहीं लूंगा। अच्छा, देखिए ये है कोविड कथा जो सर ने बताए थे। हमने कोविड कथा में हमने क्या किया था, ये एक ऐसा मल्टीमीडिया गाइड है, इसका हिंदी वर्जन भी है। तो ये एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट तो पहले सबने बनाया, PDF वगैरह सबने बनाते हैं, लेकिन ये हमने एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट बनाया। जैसे कैसे मल्टीमीडिया हो गया, यहाँ पे आप कहीं पे भी ये कर्सर लेके जाइए,
जैसे हमने A to Z ऑफ कोविड-19 हमने किया था, सब कुछ यहाँ पे डाला था। A to Z जितना हो सके, कोविड के ऊपर जितना भी हो सके हमने सब कुछ यहाँ पे डालने का कोशिश किया। अभी जैसे A पे आप जाइए, A पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली ये A पे चला जाएगा। ठीक है, ये जैसे आरोग्य हो गया, ये इसके ऊपर, और देखिए नीचे जितना है ये सब हमने डाल दिया था कि आरोग्य सेतु, आप यहाँ पे क्लिक करने से आरोग्य सेतु आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो या ये वेबसाइट है covid19india.org, एक वेबसाइट बनाया हुआ है गवर्नमेंट का, वो वेबसाइट पे जा सकते हैं। कोविड के ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए ट्विटर आप जा सकते हैं, और कोविड का इंफॉर्मेशन का, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। यहाँ से आप खुद सब जगह आप जा सकते हैं। और जैसे आप हमने लास्ट में एक डूज एंड डोंट्स बनाया था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हमने ABCD ऐसे करके बनाया था Z तक। तो ये भी काफी पॉपुलर हुआ है, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। और मैं अंत में ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर सा मैसेज है। ये कोविड-19 बोलते हैं कि मैं वायरस नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अभी सबको पता चलना चाहिए क्यों हमारे लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना हमारे देश के लिए कितना जरूरी होता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया, इसी को आधार करके जो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ, इसी को आधार करके हमने और एक बनाया था, इसको हमने नाम दिया बियॉन्ड कोविड, ये न्यू नॉर्मल फॉर अर्बन पॉपुलेशन। ये यूनिसेफ के साथ हमने किया था। इसमें ये भी एक ही जैसा एक है जो इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो मैंने बोला था गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, बेनिफिट और कॉन्सिक्वेंसेस, ये हमने लिखने का कोशिश किया। जैसे देखिए पहला हमने बोला था टेक द जैब, वैक्सीन इज स्ट्रॉन्ग शील्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन, इसमें हमने कोविड ज्ञान हमने इसके ऊपर बोला। ये देखिए मास्क है जरूरी, मास्क सेव लाइव्स फ्रॉम कोरोना वायरस। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी किया, आ दे के जरा कोविड में कितना है दम, ये जो हमने कोविडियत, एक दो कैरेक्टर बनाया था, एक कोविडियत और एक बनाया था ये कोविडियत ने कुछ मानते नहीं हैं, तो ये बोलते हैं देखते हैं कितना दम है, और तब यहाँ पे नर्स बोलती हैं कि बच के रहना रे बाबा कोविड की नजर है। तो यहाँ देखिए ये कोविड ज्ञान हम बहुत संक्षेप में, बहुत ज्यादा हमने टेक्स्ट भारी नहीं किया। उसके बाद ये जो गुड बिहेवियर हमने ये दिया, वेयर मास्क टू कवर नोज एंड माउथ, ये गुड बिहेवियर है। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है इजी, रिलायबल एंड लो कॉस्ट मीन्स टू अवॉइड इन्फेक्शन। ये बैड बिहेवियर है, डजंट वेयर मास्क, इसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है? कुड बिकम infected with coronavirus and spread it to others। So ऐसे ही हमने ये पूरा किया। आप लोग देख सकते हैं, ये सब फ्री है, हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है armt.in में, आप लोग जाके ये देख सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हिंदी वर्जन भी है कोविड कथा का। और एक लास्ट डॉक्यूमेंट मैंने दिखाना चाहता हूँ, इसको हमने लिखा काइटिंग हाई, ये न्यू नॉर्मल फॉर चिल्ड्रन। लेकिन मुझे लगा हम लोग सब कार्टून को लेके काम कर रहे हैं, लेकिन चिल्ड्रन के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमने एक कॉमिक जैसा एक स्टोरी बुक बनाया है। ये देखिए, पहले एक स्टोरी स्टार्ट होता है एक रूरल सेटअप में, एक दो कैरेक्टर हैं बोलिन एंड रश्मि। रश्मि अर्बन एरिया से हैं, सिटी से हैं, और बोलिन गांव से हैं। ये पूरा हमने एक स्टोरी बनाया, पहले गांव का चित्रण किया, उसके बाद वो लोग शहर आ जाते हैं, अपार्टमेंट पे आ जाते हैं, उसके बाद स्कूल जब जाती हैं कैसे नियम मानते हैं। हमने बहुत कोशिश किया जितना हो सके, स्टोरी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ये हम लोग इंफॉर्मेशन को ऐसा ना लगे ये इंफॉर्मेशन है, स्टोरी नहीं है। हमने कोशिश किया ज्यादा स्टोरी हो, उसमें इंफॉर्मेशन कम हो, स्टोरी टेलिंग पे ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था। इसे हमने दो भाषा में ये काइटिंग हाई हमने बनाया था। तो ये सब थोड़ा सा लगा इंटरेक्टिव होगा,
और एक नया मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट हमने कोशिश किया। ये मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट शायद ऐसे कोई यूज़ नहीं किया था पहले, और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि ये होने के बाद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिनिस्टर खुद उन्होंने उनको पीएस को देके मुझे कांटेक्ट किया था कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जितना डॉक्यूमेंट है वो भी हमको मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट बना के दो। तो ये एक नया सा हमने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, लेकिन और बहुत सारे लोगों का काम भी आया, मुझे ऐसा लगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सारे लोगों का जितने पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, टाइम दिया, और मैं फिर से तारिक बादर जी, महेंद्र जी, विकास जी को बहुत बहुत बधाइयाँ आज के लिए। मुझे भी लग रहा है 3 साल पहले मुझे मैं भी वो दिन ये गया था, सर ने जैसे बताए हैं। सबको फिर से बहुत शुभकामनाएं। और भानुवत सर जब बोले, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया था इस साल में, मैंने थोड़ा सा एक डिसीजन लिया था, मैं कोई वेबिनार ज्वाइन नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा किया 2 साल में, नहीं करूंगा। लेकिन सर ने जो बोला था, ये अधिकार के तर्ज से उन्होंने बोला, ये अधिकार नहीं है मेरे लिए, आदेश है, तो आदेश को तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मुझे आना पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुरण जी। मुझे लगता है कि इस वेबिनार के बहाने आपने जिस तरह से जो नए नए प्रयोग किए वो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ आपने शेयर किया, जिस तरह से कम्युनिटी रेडियो को आपने उपयोग किया, किस तरह से कम्युनिटी को जोड़ करके लगातार आप जो श्रम साधना कर रहे हैं, निश्चय ही वो अभिनंदन के योग्य है। और आपकी चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो प्रश्न अभी भी ज्यों के त्यों हैं, जो शायद 20 साल पहले जब आप जयपुर आए थे तब भी हमने ये सारे प्रश्न उठाए थे। लेकिन मुझे लगता है ये विचारों का निवेश है। जिस देश में 21वीं शताब्दी में हमें ये कहना पड़े, जब ये बात शायद महेंद्र जी ने भी कही थी, स्वच्छता अभियान चलाने पड़े, टॉयलेट निर्माण की बात करनी पड़े, खाना खाने के पहले हाथों को धोइए ये बताना पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में कितनी गहरी खाई है सूचना के स्तर पर। तो निश्चित ही ये लगातार जब हैमरिंग होगी, प्रहार होंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में जो चिंताएं यहाँ अपन प्रकट कर रहे हैं उनका कोई समाधान हो सके। हालांकि अब हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या कुछ कम हो गई है, लेकिन मुझे लगता है भले ही कम हो, लेकिन जो वास्तव में इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या सरोकार रखना चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं। यह मंच अब खुला है, यदि किसी की कोई टिप्पणी हो, हमारे साथ चारों एक्सपर्ट्स अभी मौजूद हैं। किसी के मन में कोई शंका, जिज्ञासा या कोई ऑब्जर्वेशन हो तो बहुत संक्षेप में वो अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित हैं। अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अपनी टिप्पणी करें। कोई सवाल किसी के मन में कहीं कोई हो? सोनू, आप कुछ कहना चाहते हैं? दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। सर सवाल नहीं है, सवाल जो हमारे थे वो मिल गए, सवाल वो उसी का जवाब मिल गया। अच्छा, चलिए, मुझे लगता है मुझे कमलेश मीना भी दिख रहे हैं, जो यहाँ लंबे समय तक मीडिया सेक्शन से जुड़े हुए हैं। कमलेश, कुछ कहना चाहते हो यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो? नहीं, तो चलिए, मुझे लगता है कि सब चीजें स्वतः स्पष्ट हैं। सोनिका जी ने शायद कुछ टिप्पणी की है, तारीफ ही की है इन्होंने, तारिक जी को भी धन्यवाद दिया है। तो चलिए, मैं इस चर्चा का यहाँ समापन करता हूँ। हमारे आज के चारों एक्सपर्ट, डॉक्टर अंकुरण दत्ता, डॉक्टर महेंद्र कुमार पाधी, तारिक बदर और विकास मिश्रा जी, जिन्होंने इतना समय दिया, क्योंकि आज का दिन हमारे सभी मित्रों के लिए बड़ा व्यस्ततम दिन है। सुबह से इतनी तरह के आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, विभागीय स्तर पर आयोजित हुए, लेकिन आप सभी ने जो मुझे सहयोग दिया, हमारे सारे सहभागियों ने, जिन्होंने लगातार पिछले करीब 1.5 घंटे से अपनी सक्रिय उपस्थिति से और अपने चैट बॉक्स पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें लाभान्वित किया, मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। हमारी अगली वेबिनार 8 मार्च को है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पर, दोपहर 3 बजे।
उसको हमने कोलैबोरेट किया है इग्नू के साथ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो रीजनल सेंटर है, उसमें इग्नू की जो जेंडर स्टडीज की प्रोफेसर हैं डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव, और एक मेरी एक पीएचडी स्कॉलर हैं जो आजकल कई समाचार पत्रों में लिख रही हैं, डॉक्टर मोनिका शर्मा, जो एक्सपर्ट के रूप में होंगी, और इग्नू की डॉक्टर ममता भाटिया जो यहाँ रीजनल डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ में होंगी। मैं आप सभी को, जिनके लिए भी समय की अनुकूलता हो, उसमें आमंत्रित करता हूं। और एक बार पुनः हमारी तकनीकी सहयोगी पृथ्वी सेंगर, जो स्वयं आज अपने जो मेरठ में आईएमटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, अपनी व्यस्तताओं के बीच उन्होंने समय दिया। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिवस की पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।